हेलो सर आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात है, लोग कम हैं आज। सर आ रहे हैं। सर वो जो कल आपने स्लाइड अपलोड की थी मार्केटिंग एनालिसिस की, सर वो डुप्लीकेशन हो गई है। वो पहले भी अपलोड हो गई थी, ऑडिट प्रोसेस नहीं था उसके अंदर। ऑडिट प्रोसेस नहीं था। जी सर, वो पहले आपने जो मार्केटिंग एनालिसिस वाली स्लाइड अपलोड की थी वो सेम अपलोड हुई है। मतलब मार्केट एनालिसिस वाली हो गई, मार्केटिंग वाली नहीं हुई। जी सर, मार्केट एनालिसिस वाली हो गई है, मार्केटिंग एनालिसिस वाली नहीं हुई। अच्छा, तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। ओके सर। सेल्स एनालिसिस, सेल्स क्लोजिंग हमने कर दी थी। सेल्स क्लोजिंग सर क्लोजिंग तक की थी हमने, क्लोजिंग ऑफ। चेक कीजिए। देन फर्दर इस सेल्स एनालिसिस को हम डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है वो एनालिसिस करते हैं। फार्मास्यूटिकल सेल्स एनालिसिस को हम ऑर्डर्स वाइज उसको डिवाइड कर सकते हैं। रिटेल और हॉस्पिटल का एक सेपरेट जो है वो सेगमेंट बना सकते हैं। उसके साथ साथ जो दीगर जो इंटरमीडियरीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके थ्रू जो सेल्स हो रही हैं उनकी बेसिस पर उसका एनालिसिस किया जा सकता है। देन ऑर्डर्स का रिटेल फार्मेसीज का या हॉस्पिटल्स पर जो सेल्स हुई हैं उनको बाय वैल्यू और बाय यूनिट दोनों ही तरीके से उसका एनालिसिस किया जाता है। देन बाय वैल्यू किसी प्रोडक्ट से कितनी वैल्यू जनरेट हुई है, किसी गिवन फार्मूलेशन से कितनी वैल्यू जनरेट हुई है, थेराप्यूटिक क्लास में कितनी वैल्यू हमारे पास जनरेट हुई है, कस्टमर वाइज, कस्टमर स्पेशलिटी वाइज, टेरिटरी वाइज, कंट्री वाइज एंड रीजन वाइज कितनी वैल्यू, इन्हीं चीज़ों को फिर हम यूनिट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसी क्राइटेरिया पर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बाय प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस करें तो हमारे पास उसका एक हिस्टोरिकल डेटा भी मौजूद होता है, प्रीवियस ईयर्स का, करंट ईयर्स का, करंट मंथ का, प्रीवियस मंथ का, ठीक, मंथ टू मंथ उसका एनालिसिस किया जाता है। एक टर्म कहलाती है YTD, ईयर टू डेट, YTD ईयर टू डेट, और एक टर्म होती है MTM, मंथ टू मंथ, ठीक है। नाउ लेट्स से कि जनवरी 2021 से जो सेल्स स्टार्ट हुई हैं और 1200 यूनिट्स हमें 2021 में सेल्स करनी है किसी प्रोडक्ट के, जी जी। तो अगर हम जून 2021 में उसका एनालिसिस कर रहे हो, जनवरी से लेकर और जून तक का जो डेटा होगा वो कहलाएगा YTD, ईयर टू डेट। ईयर टू डेट जनवरी 2021 से लेकर और जून 2021 तक जो हमारे पास लास्ट सेल्स मौजूद होंगी तब तक हम उसे कहेंगे YTD, ईयर टू डेट, ठीक है जी। अच्छा, YOY, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक टर्म होती है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। 2021 में जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक जितनी सेल्स हमने की थी, और अब जब हम जून 2021 में 21 का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो जनवरी 21 से लेकर जून 21 तक, यानी कि जून 21 की जो YTD है उसको कंपेयर हम करेंगे 2020 की YTD पर। जनवरी 20 से जून 21 तक कितनी हमने सेल्स की थी, और करंटली 2021 में इन्हीं 6 मंथ्स में या 7 मंथ्स में जो सेल्स हमने की हैं उन पर जो ग्रोथ आ रही होगी उसे हम कहेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ।
सिमिलरली जब हम जून 2021 में सेल्स का डेटा एनालिसिस कर रहे होंगे तो जून के मंथ में जो हमने सेल्स की है वो मई के मंथ से कितनी ज़्यादा या कितनी कम या उससे उसका क्या कंपैरिजन बनता है। इसी तरह से पिछले साल जून 2020 के मंथ में जो सेल्स की थी उसको जून 2021 के मंथ से कंपेयर करेंगे। तो ये बहुत सारे हमारे पास प्रैक्टिकली तरीके होते हैं सेल्स को एनालिसिस करने के। ठीक है जी। देन उसको टारगेट के वर्सेस में देखा जाता है कि जो टारगेट है हमारा उसके अगेंस्ट कितनी प्रोडक्ट्स हमने सेल की है, जो फोरकास्ट हमने बनाई है उसके पैटर्न पे वो सेल्स चल रही है या नहीं चल रही, एवरेज के मुकाबले में हम कितना अप डाउन जा रहे हैं और ओवरऑल मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है और उसमें हमारी क्या पोजीशन मौजूद है। ठीक है जी। तो ये कुछ टाइप्स हैं, उसमें से हम सिर्फ बाय वैल्यू और बाय यूनिट को थोड़ा सा जो है वो मजीद देख लेते हैं कि वैल्यू और यूनिट को किस तरह से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। अच्छा जी। ओके जी। तो लेट्स से कि आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको जनवरी 2021 में जो टारगेट्स असाइन किए गए हैं पूरे साल के लिए, उसमें जो फर्स्ट 3 मंथ्स के टारगेट्स हैं, अमूमन टारगेट्स जब रिवाइज होते हैं तो वो क्वार्टर वाइज या साइकिल की बेसिस पे टारगेट्स रिवाइज होते हैं। साल के स्टार्ट में एक मरतबा पूरे साल के टारगेट कंपनी दे देती है, फिर अकॉर्डिंग टू द मार्केट पोजीशन, मार्केट सिचुएशन उन टारगेट्स को रिवाइज भी करती रहती है। तो अगर आपके पास आपको टारगेट था 100 यूनिट्स का, प्रोडक्ट की प्राइस थी 450 रुपीज सेलिंग प्राइस, इट मीन्स कि यूनिट्स में टारगेट आपका हो गया 100 यूनिट्स का और वैल्यू में टारगेट आपका हुआ 45,000 रुपीज का। ठीक ठीक। आप सेल्स करके आए आप 451 यूनिट्स की, इट मीन्स के वैल्यू आपने 45,000 की वैल्यू भी अचीव कर ली और आपने यूनिट्स भी अचीव कर दी। तो ओवरऑल अचीवमेंट जो आपकी कहलाएगी वो अच्छी कहलाएगी। और यकीनन ये जो टारगेट्स दिए हुए होंगे ये पिछले साल का जो जनवरी होगा उससे ज़्यादा ही होंगे। मंथ ऑन मंथ जो टारगेट सेट किया जाएगा वो प्रीवियस मंथ से हमेशा ज़्यादा ही रहता है कुछ यूनिट्स में। अनटिल एंड अनलेस कि अगर इसमें सीजनलिटीज इन्वॉल्व हो तो सीजनलिटीज की बेसिस पर टारगेट्स कम किए जा सकते हैं इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ अ ईयर, अदरवाइज ये हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही होते हैं। तो सिनेरियो 2 में ये हुआ कि जी प्राइस इंक्रीज हो गई, 100 यूनिट्स का टारगेट मिला था आपको जनवरी, फरवरी और मार्च हर महीने के लिए 100 का मिला था। ठीक जी। और फेब के एंड में प्राइस इंक्रीज हो गई 500 रुपीज पे चले गई, लेकिन अभी जिनके टारगेट्स आपके अपडेट नहीं हुए इसलिए यूनिट वाइज टारगेट 100 यूनिट्स ही कहलाएंगे। राइट जी। अच्छा, वैल्यू हम 45,000 ही इसलिए कंसीडर करेंगे कि अभी तक टारगेट कंपनी ने अपडेट आपकी प्रोफाइल पे नहीं किया। अब हुआ ये कि प्राइस इंक्रीज हो गई, 100 यूनिट्स आपका टारगेट था, आपने 90 यूनिट सेल किए, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने की वजह से वैल्यू आपने 45,000 की अचीव कर दी। ठीक जी। ये जो आपको 45,000 का वैल्यू में टारगेट था ये अचीव हो गया, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं कहलाएगी। इसलिए नहीं कहलाएगी कि यूनिट्स के टारगेट जो है वो हमने नहीं अचीव किया। इसी तरह से अगर सिनेरियो 2 हो जहाँ पर कि प्राइस डिक्रीज हो जाए, आल्दो कि ऐसा कभी नहीं होता कि या बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस कर दी जाए। रेयर केसेस अगर जेनरिक्स की पेनिट्रेशन के बाद कोई कंपनी अपनी ब्रांड की प्राइस को रिड्यूस करना चाहे तो बहरहाल। तो 100 यूनिट्स का टारगेट आपको 400 उसकी प्राइस चली गई, 110 यूनिट्स आपने सेल कर दिए, वैल्यू कितनी बनी 44,000। इट मीन्स कि अभी भी कंपनी आपकी परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं मानेगी, क्योंकि आपने यूनिट्स तो अचीव कर दिए लेकिन वैल्यू जो थी वो वैल्यू अचीव नहीं की।
अच्छा जी, इसी को एक और तरह से हम देख लेते हैं कंपटीटर की के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें कि यूनिट्स और वैल्यू को कंपेयर अगर हम करें कंपटीटर से, तो लेट्स से कि हमारी प्रोडक्ट हमने 100 यूनिट सेल किए हैं, प्राइस 550 रुपीज़ है, वैल्यू हमने जनरेट की 55,000 रुपीज़। ठीक है जी। कंपटीटर की जो प्रोडक्ट है उसने 110 यूनिट्स सेल्स किए, उसकी प्राइस भी 550 रुपीज़ है। हमारी प्राइस के इक्वल ही उसकी प्राइस है। इट मीन्स कि कंपटीटर ने हमें जो है वो यूनिट्स में बीट किया है, और यूनिट्स ज़्यादा सेल करने की वजह से कंपटीटर चला गया है वैल्यू पे 60,500। तो हमने एज अ कम्पिटिटिव एक्शन फोकस करना है कि हमारे यूनिट्स की सेल्स इंक्रीज हो सके एज कम्पेयर टू कंपटीटर, क्योंकि दोनों की प्राइस सेम है। सिनेरियो 2 में जी हमारे यूनिट्स हमने 100 सेल्स किए, प्राइस 550 है, 55,000 की हमने वैल्यू जनरेट की। कंपटीटर ने 95 यूनिट सेल की है, लेकिन प्राइस उसकी हमारी प्राइस से ज़्यादा है 600 रुपीज़ की। हमारे पर यूनिट प्राइस 550 है, कंपटीटर की 600 है। प्राइस इंक्रीज चूंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है, इस वजह से कंपटीटर की जो वैल्यू है अभी भी वैल्यू वाइज वो हमसे आगे है। कम यूनिट कम सेल्स करने के बावजूद सेल्स वैल्यू में कंपटीटर हमसे आगे है, क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है। वंस अगेन हमने इस कंपटीटर को बीट करने के लिए फोकस करना है कि हम यूनिट्स को मजीद जो है वो इंक्रीज कर सकें, ताकि ये जो गेप वैल्यू का आ रहा है इसको हम एक्यूमुलेट कर सकें। यूनिट्स का जो गैप है 95-100 यूनिट्स का, इसको मजीद जो है वो इंक्रीज करना है इसके, ताकि इस वैल्यू में हम कंपटीटर को बीट कर सकें। और जी सिनेरियो 3 में ये हुआ कि कंपटीटर की प्राइस हमारी प्राइस से कम है, 50 रुपीज़ रिड्यूस्ड प्राइस है हमारी प्रोडक्ट से। इसके बावजूद कंपटीटर ने 80 यूनिट्स कम सेल किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स वैल्यू भी कंपटीटर ने कम जनरेट की है, ठीक है जी, 40,000 की, और यूनिट्स भी उसने कम सेल्स किए। अब इसका एक एंगल तो ये निकलता है कि हमने कंपटीटर को अच्छे से जो है वो बीट कर रखा है, और उसको हम स्पेस नहीं दे रहे मार्केट में, क्योंकि उसकी प्राइस भी कम है, और प्राइस कम होने के बावजूद भी उसकी जो सेल्स यूनिट्स है वो हमारी प्रोडक्ट के यूनिट्स से कम सेल हो रहे हैं। लेकिन हमें फिर भी जो है वो अलर्ट रहना है कि उसके पास एक एडवांटेज मौजूद है प्राइस का, और उस पर हमने हमेशा नज़र रखनी है। कोई घर जाके हमने सो नहीं जाना, यदि हम मार्केट में लीड कर रहे हैं तो अब हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। एक और सिनेरियो में कंपटीटर की प्राइस हमारी प्रोडक्ट प्राइस से ज़्यादा है, 600 है, ठीक है जी, 600 है, हमारी 550 है, और कंपटीटर के यूनिट्स भी हमारी प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं, 110 और हम 100 सेल्स कर। तो कंपटीटर ज़्यादा प्राइस होने के बावजूद ज़्यादा यूनिट सेल कर रहा है, और अल्टीमेटली वैल्यू भी ज़्यादा जनरेट कर रहा है। अगर हमारी प्रोडक्ट से थोड़े से भी ज़्यादा उसने यूनिट सेल कर दी है, तो भी वो वैल्यू में अच्छा खासा गेप जो है वो हमें दे देगा, अच्छा खासा मार्जिन, अच्छे खासे मार्जिन में हमें वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बीट कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए जो एक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक्शन हमें लेने होंगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करना होगा कि कंपटीटर हायर प्राइस के बावजूद भी हमें यूनिट में भी बीट कर रहा है, और वैल्यू में तो ऑब्वियसली बीट करेगा ही। थैंक यू। अच्छा जी, अब आइए जी मार्केट शेयर। मार्केट शेयर हमने पहले भी कई मरतबा हम देख चुके हैं। मार्केट शेयर का एनालिसिस करना एज अ टूल काम करता है हमारे पास मार्केटिंग एनालिसिस में। जब हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अपनी एफर्ट्स जो है वो पुट करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होना चाहिए, थियोरेटिकली इंक्रीज होना चाहिए। इसलिए हम मार्केट शेयर का एनालिसिस पर नज़र रखते हैं कि एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने के बाद मार्केट में हमारी पोजीशन पर क्या इम्पेक्ट आया है।
राइट। तो अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाए, हमारा रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो जाए, लेकिन मार्केट शेयर में हमारा कंट्रीब्यूशन अगर कम हो, तो इट स्टिल मीन्स कि हमने इम्प्रूव तो किया है, हमने ग्रोथ तो किया है, लेकिन हम मार्केट का जो पेस है उसके साथ हमने ग्रो नहीं किया। इसी वजह से ओवरऑल मार्केट में हम पीछे ही रहे। तो ये वजह होती है कि हम मार्केट शेयर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं हमारी मार्केटिंग एनालिसिस के लिए। अब इसकी स्ट्रेटजी में चंद एक चीज़ें हम ब्रीफली देखेंगे कि वो क्या हो सकती हैं मार्केट शेयर एनालिसिस की स्ट्रेटजी में, या मार्केट शेयर एनालिसिस के थ्रू जो हमें स्ट्रेटजी में हेल्प आउट कर सकती हैं। राइट जी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस वक्त 13th पोजीशन पे है, फाइजर हमारी कंपनी है, और हमने एक पोजीशन इंक्रीज करनी है हमारी कंपनी की, एक रैंकिंग को एडवांस करना है और 12th नंबर पर हमने जाना है, तो हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए जी? तो आपके ख्याल में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हमारी रैंकिंग एक नंबर पे इंक्रीज हो जाए? सर प्रोडक्ट न्यू लॉन्च कर सकते हैं, या हम अपने एरिया को बढ़ा सकते हैं कि और मज़ीद सब्सक्राइबर को हम टारगेट करें। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉन्च हो गई और मार्केट एक्सपेंशन हो गई, ठीक, और कोई चीज़ और क्या हो सकता है? तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले तो हमें प्रोडक्ट डेवलप करनी पड़ेगी ना, प्रोडक्ट लाएंगे कहाँ से? हाँ जी सर। सर फिर हम ये कर सकते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो टॉप पे चली उसको हम ज़्यादा से मतलब और इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और जोग्राफिकली उसको हम मतलब एरिया बढ़ा सकते हैं अपना। जैसे अभी हम 90 सब्सक्राइबर को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर हम अपने टारगेट बढ़ा के 110 को टारगेट कर सकते हैं। चलो ठीक, तो इट मीन्स कि एक ये हो गया कि हमें मार्केट एक्सपेंड करनी है, दूसरा एक्शन ये हो गया कि हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज करनी है, और तीसरा ये हो गया कि हमें न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करके और न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। 3 एक्शंस हमने डिसाइड कर लिए कि ये वो 3 एक्शंस होंगे जो कि हमें ये वाला जो गैप है 597 मिलियन एंड 280 मिलियन, तो अप्रोक्सीमेटली जो 400 मिलियन रुपीस का जो डिफरेंस है, इसको ओवरकम करने के लिए ये वो 3 एक्शंस होंगे जो हमें लेने चाहिए। तो मार्केट शेयर हासिल करने के लिए सबसे पहले हमने एक्शंस जो है वो डिसाइड कर दिया। अच्छा, अब मार्केट एक्सपेंशन के लिए यानी कि नए कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी? मार्केटिंग एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड लॉन्च करने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी? सबसे पहले हमें सर जो है सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि जो हम एरिया टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर कितने सब्सक्राइबर हैं। फिर हमें अपना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ पर भेजना होगा अपने सैंपल्स के साथ, कि उसकी जो टाइमिंग है उससे फिर वो उसको डिटेलिंग वगैरह करेगा। ठीक है, इस तरह हम अपनी प्रोडक्ट की वहाँ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। फिर वो डॉक्टर के एटीट्यूड के हिसाब से है कि फिर वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इट मीन्स जो पहले है मार्केटिंग रिसर्च होगी, तो मार्केटिंग रिसर्च के लिए ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए। अच्छा, देन अगर हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर टारगेट करेंगे, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो ऑलरेडी जिस एरिया पे काम कर रहा है वहाँ पे कौन काम करेगा? इट मीन्स कि हमें न्यू हायरिंग करनी पड़ेगी, नए लोग चाहिए होंगे जो कि जो मार्केट हम एक्सपेंड करेंगे उनको कवर कर सकें। उसके लिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। ठीक है, तो क्या हमें एक्शंस लेने हैं एक पोजीशन को एडवांस करने के लिए? क्या एक्शंस हमें लेने हैं? उन एक्शंस के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेंजिबल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, और कौन कौन से रिसोर्सेज होंगी जो फिर हमें चाहिए होंगी इस पोजीशन को वन रैंकिंग पर एडवांस करने के लिए? ये हमें डिटरमाइन करना है एज मार्केट शेयर स्ट्रेटेजी कंसिडरेशन के तौर पर। और जो पोजीशन हमने एनहांस करनी है वन रैंकिंग पर, उसके लिए कितना टाइम फ्रेम हमने सेट करना है।
राइट जी। नाउ लेट्स से कि अगर हमने यहाँ पर मार्केट एक्सपेंशन और मार्केटिंग एक्टिविटीज या मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के दो एक्शंस की बात की है, ये ज़रा जल्दी हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट लॉन्च है वो 1 साल में पॉसिबल नहीं। ठीक है ना? वो किस तरह से कि अगर जेनेरिक्स पेनिट्रेट करने हैं मार्केट में, जेनेरिक्स लेके आने हैं तो वो तो शायद जल्दी हो जाए, लेकिन जो अगर नई प्रोडक्ट्स और नए मॉलिक्यूल डेवलप करना है तो उसके लिए कंप्लीट जो R&D की टाइमिंग्स है, उसमें उसका डेवलप होना, उसका प्री क्लिनिकल टेस्ट होना, देर उसका क्लिनिकल ट्रायल्स में जाना, फिर उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडीज होना, फिर उसको अप्रूवल बॉडीज में उसकी एप्लीकेशंस जाना, देन उसकी लॉन्चिंग होना, तो वो कितना टाइम लगता है इसमें? 10+ ईयर्स का टाइम लगेगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लॉन्च करने में। टाइम फ्रेम हमने सेट करना है, हमने एक्शंस सबसे पहले डिटरमाइन करने, क्या एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस चाहिए हमें। कंपनी की जो ओवरऑल उसकी रिसोर्सेज है उसकी बुनियाद पर अगर किसी कंपनी की R&D है ही नहीं तो ऑब्वियसली वो नई प्रोडक्ट कैसे डेवलप करेगी। उसके लिए नई प्रोडक्ट का मतलब होगा नया जेनरेट, उसके लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट उसके लिए कोई मायने नहीं रखती होगी, वो ला ही नहीं सकेगा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं। तो एक्शंस डिटरमाइन करने हैं, देन उन एक्शंस के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या चाहिए, क्या वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं या नहीं। अगर एक कंपनी ऑलरेडी फाइनेंशियली अनस्टेबल होगी, क्राइसिस में चल रही होगी, फाइनेंशियली अपने आप को हार्डली मैनेज कर पा रही होगी, तो ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कि न्यू हायरिंग करनी पड़े कंपनी को, उस तरफ कंपनी नहीं जा सकेगी क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं। ओके जी। देन टाइम कितना चाहिए इस पोजीशन को आगे ले जाने के लिए, उस टाइम को प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करना और उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अपने सारे एक्शंस और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। देन कंपनी के जो की सक्सेस फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करना इस स्ट्रेटजी में कि कौन से की सक्सेस फैक्टर्स हैं जो इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प आउट करेंगे। तो अगर मार्केट एक्सपेंशन की तरफ जो है वो कंपनी एक्शन लेना चाहती है मार्केट एक्सपेंशन की तरफ, तो उसका की सक्सेस फैक्टर उससे अलाइन होना चाहिए। कंपनी की सक्सेस फैक्टर उसकी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उसके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप है, उसकी मार्केट रेपुटेशन है, उसकी सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स की स्किल्स हैं, उसकी एक्सपर्टीज है। वो क्या की सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि रोल प्ले करेंगे, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे कंपनी की रैंकिंग को एक पोजीशन एडवांस करने के लिए। देर इसके साथ साथ इस स्ट्रेटेजी में बेनिफिट्स भी रियलाइज किए जाएंगे कि वो कौन से बेनिफिट्स होंगे जो कंपनी को मिलेंगे एक पोजीशन इंक्रीज होने से। तो वो कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं जनाब? अगर कंपनी 13 से 12 पर जाती है तो क्या बेनिफिट्स होंगे कंपनी को? सर ग्रोथ इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी, और ये होगा कि हमारी रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी, और प्लस ये जो है वो हमारी जो है कस्टमर के साथ रिलेशन और इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ओवरऑल मार्केट में कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज होगा, कंट्रीब्यूशन की वजह से मार्केट में ग्रिप कंपनी की ज़्यादा इंक्रीज होगी, रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा जनरेट होगा। ओके। नाउ कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस के थ्रू कॉस्ट एनालिसिस एक सिस्टमेटिक इवेल्युएशन है, वो तमाम कॉस्ट जो प्रोडक्ट पर लगती है, मार्केटिंग की एक्टिविटीज पर लगती है, और प्रोडक्ट को डेवलप करना और उसको मार्केट करना और उसको सेल्स से करने तक की जितनी कॉस्ट उस पर शामिल है वो सारी कॉस्ट एनालिसिस कहलाती है। तो कॉस्ट रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स है प्रोडक्ट के, चाहे उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड हो, उन सारी चीज़ों की एनालिसिस कॉस्ट एनालिसिस में आएगी। राइट जी। तो कॉस्ट के ऊपर हमने नज़र रखनी है ताकि
प्रॉफिट डिटरमाइन किया जा सके। रेवेन्यू की बेसिस पे रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस होगी तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कंपनी का प्रॉफिट होगा। ठीक जी। तो अगर कॉस्ट इंक्रीज होती रहेगी और कॉस्ट डबल इंक्रीज होगी और रेवेन्यू सिंगल स्टेप पे इंक्रीज हो रहा होगा तो एक स्टेप ऐसा आएगा कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि प्रॉफिट बिल्कुल जो है वो लोअर लेवल पे चला जाएगा।